Good morning engineers, my name is Sunny Yadav. I have completed my BTech from BIT Meerut. I am from रामपुर और मैं यहाँ सिविल गुरुजी द्वारका ब्रांच दिल्ली से अपनी ट्रेनिंग 1 अगस्त बैच से ले रहा हूँ और आज की प्रेजेंटेशन जो है वो है मेरी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले हमें जानना होता है एस्टिमेशन का मेन फार्मूला। एस्टिमेशन का जो मेन फार्मूला होता है वो होता है एस्टिमेशन इक्वल टू आइटम इनटू रेट। इसमें क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो एस्टिमेशन के लिए जरूरी होता है वो होता है मेजरमेंट। और मेजरमेंट हम एस्टिमेशन का जो करते हैं वो करते हैं 5 भाग में। देखिए आइए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले होता है मीटर क्यूब, जिसे हम कह सकते हैं एल इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसके बाद होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। उसके बाद होता है रनिंग मीटर, लेंथ। उसके बाद होता है नंबर्स। नंबर्स में 1, 2, 3 जितनी क्वांटिटी है ये लेते हैं। उसके बाद होता है मास, इसे लेते हैं किलोग्राम में, मास का। और उसके ये हमें पहले पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन का मेजरमेंट कैसे होता है। उसके बाद हमें एक प्लॉट अलॉट होता है। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ये ड्राइंग मिलती है जिसमें प्लॉट होता है। प्लॉट पे जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम रहता है प्लॉट का वो रहता है साइट क्लीनिंग का। साइट क्लीनिंग। अब साइट क्लीनिंग के बारे में आपको सबसे पहले क्या जानना होगा कि इसका मेजरमेंट क्या है। और सबसे पहले हम मेजरमेंट लिखते हैं मीटर क्यूब। और उसके बाद हमें जाननी होगी अपने प्लॉट का साइज। प्लॉट का साइज इसमें दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। ये प्लॉट है हमारा 17.8 इंटू 12.5। सबसे पहले होती है हमें साइट क्लीनिंग। हम साइट क्लीनिंग इतनी नहीं करते जितना हमारा प्लॉट होता है। CPWD नॉर्म्स कहता है अगर आपका प्लॉट जितना भी है उसमें 1-1 मीटर उसके चारों तरफ साइट क्लीनिंग के लिए उसमें पूरा साफ करिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमें इसके 1-1 मीटर के लिए भी साइट क्लीनिंग पड़ेगी। साइट क्लीनिंग क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि साइट क्लीनिंग कुछ वहाँ पर घास है और बहुत उबड़ खाबड़ जगह है, बहुत कुछ है, तो हमें साइट क्लीनिंग पड़ती है। तो जो CPWD का नॉर्म कहता है वो कहता है 1 मीटर आप इसको ऐड कर तो क्लीनिंग करिए। क्योंकि आप अगर बनाएंगे तो वहाँ सामान थोड़ा लगेंगे, थोड़ा बाहर भी रखेंगे। तो जो हमारा ये जो हो जाता है लेंथ वो हो जाती है 19.8 और ये हो जाती है 14.5। अब जैसे हम जानते हैं, सॉरी ये मेजरमेंट जो था ये मीटर स्क्वायर में था, क्योंकि ये हमारी लेंथ और ब्रेड्थ है। हमारी साइड क्लीनिंग मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो हम कह सकते हैं साइड क्लीनिंग कैसे होगी, वो होगी 19.8 इंटू 14.5। तो जो हमारी जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। हमारी आई 287.1 मीटर स्क्वायर। और देखिए इसके बाद जो हमारा जो काम रहता है वो रहता है एक्सकेवेशन का। आइए उसके बाद हम एक्सकेवेशन समझते हैं। एक्सकेवेशन मतलब जहाँ जहाँ हमारी फुटिंग है उनकी खुदाई। तो हमारे पास जो है वो है F1 और F2। F1 है हमारा 1.8 इंटू 1.8 और F2 जो है वो है 1.5 इंटू 1.5। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये दिया है F1 और F2। हमें इसी का तो एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, पूरे हमारे प्लॉट जो उसका एक्सकेवेशन भी करना पड़ेगा, जहाँ हमें फाउंडेशन डालनी है। तो हम अब इसमें भी आपको एक CPWD का नॉर्म्स याद रखना है। CPWD का नॉर्म्स ये कहता है कि अगर आपकी जो एक्सकेवेशन की गहराई आपको 1.5 मीटर तक करनी है, 1.5 मीटर तक, ये 1.5 मीटर इसमें दी है कि हमारे जो फुटिंग है वो कितना गहरा रहेगा। अगर 1.5 में दीजिए तो CPWD कहता है कि आपको 0.3 मीटर
इसमें चौड़ा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो लेबर उतरती है और हमारे जो कुछ भी हो सकता है, इधर उधर मट्टी खिसक सकती है, उसके लिए ये CPW नॉर्म कहता है 0.3 मीटर आपको उसे वाइड करना पड़ेगा। और अगर 1.5 से ज़्यादा है तो हमें 0.75 मीटर करना पड़ेगा। ये CPWD नॉर्म्स कहता है। अब आ जाता है हमारा F1 और F2 एक्सकेवेशन। इसका दोनों का एक्सकेवेशन अलग अलग होगा, इसका एक्सकेवेशन अलग होगा, इसका एक्सकेवेशन अलग होगा। F1 का जो एक्सकेवेशन होगा, हम एक्सकेवेशन को जो नापते हैं वो नापते हैं मीटर क्यूब में। एक्सकेवेशन होगा L इंटू विड्थ इंटू हाइट। और F1 जैसे इसमें दिए हैं, F1 16 है और F2 हमारे 8 हैं। F1 16 है और F2 हमारे 8 हैं। हम लेंथ इसमें नंबर्स भी लिख देते हैं। F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ, हमारी लेंथ कितनी दी है, जब इसमें 1.8 और 1.8 जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4, विड्थ भी 2.4 और जो हाइट है वो है 1.5, नंबर हमारे 16। और जो हमारा F2 होता है वो होता है 1.5 दिया है, 1.5 ये वाला 1.5 है इसकी, और ये 1.5 जो होती है ये होती है CPW नॉर्म्स के हिसाब से। तो ये 1.5 ये हो जाएगा 2.1 लेंथ हो जाएगी, क्योंकि इसमें 0.1 इधर से 0.3 इधर से ऐड करेंगे, 0.3 इधर से ऐड करेंगे तो ये 2.1 हो जाएगा, इंटू ये भी 2.1 हो जाएगी। और जो हाइट है हमारी 1.5 और नंबर जो है वो हो जाएंगे 8। तो ये हमारा F1 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारी F2 की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट देखते हैं तीसरा पार्ट हमारा सबसे पहले रहता है। अब आपको जरूरत पड़ेगी डायग्राम की मदद, आप डायग्राम भी देख सकते हैं क्योंकि अब हमें पड़ेगी सबसे पहले सैंड फिलिंग की जरूरत। तो हम कह सकते हैं सैंड फिलिंग का जो मेजरमेंट होता है वो होता है मीटर क्यूब, L इंटू विड्थ इंटू हाइट। जैसे आप इसके लेंथ देख सकते हैं, लेंथ तो जो फुटिंग की लेंथ है वही, और इसमें पूरे में जो 0.3 जो हमने ऐड करा था उसे भी लेंथ में लेते हैं, क्योंकि हम सब में फैलाते हैं तो इसे मीटर क्यूब में नापते हैं उसकी। और जो इसकी जो हाइट जो रहती है ये रहती है ये हमारी जो सैंड फिलिंग हाइट रहती है 100 mm से लेकर 200 mm तक। जो वैल्यू सारी चीज़ें हमारे इस ड्राइंग में मिली होती है, जो हमें स्ट्रक्चर इंजीनियर से मिली होती है। इसके बाद हमारा जो काम रहता है वो रहता है PCC का। PCC का मेजरमेंट जो होता है वो भी मीटर क्यूब में होता है, और इसमें भी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट की जरूरत पड़ती है। इसकी जो हाइट रहती है वो रहती है 100 mm से लेके 150 mm तक। देखिए दोस्तों, PCC के बाद हमारी जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें फुटिंग कंक्रीट की। जैसे हमारी जो फुटिंग है वो है ट्रेपेजोइडल में फुटिंग जो होती है ट्रेपेजोइडल कंक्रीट कहते हैं, क्योंकि कंक्रीट की वैल्यू हमें इसमें निकालनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं नंबर 5 पार्ट है हमारा फुटिंग कंक्रीट का मेजरमेंट होता है मीटर क्यूब में, L इंटू विड्थ इंटू हाइट, और अगर नंबर दिया है तो नंबर। अब ये जो है ये एक तो हमारी सादा फुटिंग हो जाती है, हमने जो करी थी वो करी थी ट्रेपेजोइडल फुटिंग। तो ट्रेपेजोइडल फुटिंग का एक फार्मूला होता है जो हमें याद रखना पड़ेगा, L इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये हो जाता है हमारा रेक्टेंगल पार्ट, क्योंकि हम पहले रेक्टेंगल पार्ट का निकालते हैं, और इसमें ही हम ऐड करते हैं जो हमारा स्लोप एरिया होता है उसका। स्लोप एरिया आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है d/3 प्लस A1 प्लस A2 प्लस रूट में A1 इंटू A2। ये जो होती है ये होती है जो स्लोप होता है हमारा उसकी डेप्थ। जैसे आप इसमें दी है 150, और रेक्टेंगल हम देख सकते हैं, रेक्टेंगल जो दिया होता है उसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, और A1 जो होता है हमारा ये होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो ये A2 जो होता है हमारा
ये होता है ट्रेपेजॉइडल एरिया। यहाँ वैल्यू रख के हम अपना एस्टिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा 6 पार्ट, वो आता है हमारा फुटिंग शटरिंग। शटरिंग भी तो हमें लगानी पड़ेगी। शटरिंग का मेजरमेंट जो होता है, ऐसा हम कह सकते हैं फुटिंग शटरिंग। फुटिंग शटरिंग का मेजरमेंट में मीटर स्क्वायर में, इसमें जरूरत पड़ती है हमें लेंथ इनटू विड्थ की। उसके बाद जो फुटिंग शटरिंग होती है L इंटू V, और फुटिंग शटरिंग के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हमें फुटिंग शटरिंग में ट्रेपेजॉइडल जो ये स्लोप एरिया है इसकी हमें शटरिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये हम अपने हाथ से करना पड़ता है, इसके लिए शटरिंग की जरूरत पड़ती है। इसके लिए जो मेशन होता है वो हाथ से इसका डिजाइन देता है, तो हमें खाली रेक्टेंगल जो एरिया होता है उसकी शटरिंग करनी पड़ती है, जो L इंटू V होता है। तो जो L इंटू V दिया होता है उसमें हम रखकर इसकी शटरिंग कर देते हैं। पड़ती है पेडेस्टल कॉलम की। पेडेस्टल कॉलम जो होता है उसकी कंक्रीट की, पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ये पेडेस्टल जो कॉलम है ये यहाँ से यहाँ तक इस कॉलम भी तो निकालना पड़ेगा। कॉलम तो इसकी जो मेजरमेंट होती है वो होती है मीटर क्यूब में, L इंटू विड्थ इंटू हाइट इंटू नंबर्स। तो जो हमारा जो पेडेस्टल कॉलम की लेंथ होती है, विड्थ होती है, हमारा आप देख सकते हैं इसमें दिया है ये कॉलम की जो लेंथ है, विड्थ जो दी है, लेंथ दी है 250 और जो हाइट दी है वो दी है 400, और जो विड्थ जो निकालनी पड़ती है हमें वो हम इसकी वजह से निकाल लेते हैं। इसकी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हम उसमें ऐड करके उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे हमें ये यहाँ से यहाँ तक हमारी 1.5 है, ये 1.5 है यहाँ तक, इसमें से 100 ये माइनस करना पड़ता है, 100 ये माइनस करना पड़ता है, 250 ये माइनस करना पड़ता है, 150 ये हो गया 400, 500, 600 माइनस करके जो हमारी हाइट जो आती है वो आती है 900। ये आती है 900, इसके लिए अलग आती है क्योंकि इसके लिए जो हमें करना पड़ता है 100 ये करना पड़ता है, 100 ये करना पड़ता है। इसकी D1 और D2 अलग दिया है, इसका D1 दिया है 200 और इसका दिया है 100। तो जो इसकी जो हाइट आएगी, इसकी तो हाइट हम कह सकते हैं, इस पेडेस्टल कॉलम की एक हाइट तो आएगी हमारी, पेडेस्टल कॉलम 1 की जो हाइट आएगी वो आएगी 900, पेडेस्टल 2 की जो आएगी वो आएगी 1000 mm। ये वैल्यू रख के हम इसे काउंट कर सकते हैं। और इसके बाद जो रहता है वो रहता है हमारा पेडेस्टल कॉलम शटरिंग। पेडेस्टल कॉलम, जैसे मैं आपको बताया शटरिंग का जो मेजरमेंट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर में। L इंटू हाइट ले लेते हैं, L इंटू हाइट में दो मेजरमेंट होती है, L इंटू हाइट या L इंटू विड्थ, कुछ भी ले लीजिए, इंटू नंबर। अब आपको शटरिंग में ही समझना पड़ेगा। शटरिंग जो होती है वो होती है मतलब शटरिंग दोनों तरफ लगाते हैं, तो लेंथ लेते हैं तो 2 लेंथ लेते हैं, 2 विड्थ लेते हैं। तो यहाँ हम इसे कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड इंटू हाइट, जो हाइट दी है वो लगा लेते हैं, और नंबर हमारा जो नंबर दिया होता है वो काउंट करके लगा लेते हैं। हाँ, ये जो बोलते हैं हम बोलते हैं MGA लेवल तक, ये हम यहाँ MGA लेवल तक आ रहे हैं। इसके बाद का जो हमारा काम रहता है वो रहता है हमारा बैक फिलिंग का। तो हमें यहाँ तो बैक फिलिंग भी तो करनी है, MGA लेवल तक तो आ गए, हमने बैक फिलिंग करनी है। अब हम बैक फिलिंग जो करते हैं वो देखते हैं। आइए, रहता है बैक फिलिंग के लिए जो हम करना पड़ता है ये होती है टोटल हाइट 1.5 हाइट, और इनमें से हमें ये माइनस करना पड़ता है। 1.5 में से क्या बोलते हैं PCC और ये सैंड फिलिंग ये माइनस कर हमारी बैक फिलिंग निकल जाती है। मतलब टोटल हाइट कह सकते हैं। बैक फिलिंग को जो नापते हैं वो मीटर क्यूब में नापते हैं। तो ये होता है टोटल जो हाइट होती है माइनस PCC माइनस सैंड फिलिंग
माइनस फुटिंग, ये कर और माइनस पेडेस्टल कॉलम। ये हमारा हो जाता है बैक फिलिंग का। ये हम आ गए एंजियल लेवल तक। बैक फिलिंग के बाद आ गए एंजियल लेवल तक। आप डायग्राम में हमारे देख सकते हैं। अब इसके एंजियल लेवल तक हमें जो सब, वैसे तो हम इसको पूरे को सब स्ट्रक्चर पार्ट कहते हैं, ये फाउंडेशन पार्ट हो जाता है, ये सब स्ट्रक्चर पार्ट हो जाता है। तो हमें एंजियल लेवल से हमारा काम शुरू होगा। एंजियल लेवल से सबसे पहले जो काम रहता है वो हमारा रहता है वन लाइन ब्रिक वर्क का। जैसे आप ये देखते हैं, ये है वन लाइन ब्रिक वर्क, जो उसके बाद का जो काम रहता है वो हमारा रहता है वन लाइन ब्रिक वर्क। अब वन लाइन ब्रिक वर्क हम क्यों करते हैं? ये जो होता है सीमेंट वाटर रेशियो को बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि हम बैक फिलिंग कर दिए, यहाँ जो हम बैक फिलिंग करते हैं उसमें अगर हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ बीम डाल देंगे, क्योंकि इसके वन लाइन ब्रिक के बाद हम बीम डाल दें, अगर हम डायरेक्ट यहाँ बीम गिर देंगे तो जो वाटर सीमेंट रेशियो है उस पर ये अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी ये सॉइल जो है ये मॉइस्चर बहुत कंज्यूम करती है। इसलिए हम वन लाइन ब्रिक करते हैं। वन लाइन ब्रिक का मेजरमेंट क्या होता है? वन लाइन इसका मेजरमेंट होता है मीटर क्यूब, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ जो लेंथ होती है हमारी कॉलम टू कॉलम, जिसे हम बोलते हैं क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन। विड्थ हमारी जो हमारा जो बीम जो रहेगा उस लेवल की, बीम की जो वैल्यू दी है वो दी है। जैसे आप देख सकते हैं ये है बीम हमारा 250, तो ये बी जो हो जाएगी हमारी जाएगी 250 और हाइट जो हो जाएगी वन लाइन ब्रिक करते हैं। वन लाइन की होती है 100, तो हम ये कर सकते हैं 100 mm कर सकते हैं, तो ये हमारे सब mm में हो जाएंगे वन लाइन ब्रिक वर्क। वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद जो हमारा जो काम रहता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद रहता है हमारा ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम आइए देखते हैं ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम, ग्राउंड बीम का मेजरमेंट क्या होता है? ग्राउंड बीम का मेजरमेंट होता है मीटर क्यूब। ग्राउंड बीम कंक्रीट कहते हैं इसे, ग्राउंड बीम कंक्रीट मीटर क्यूब। मीटर क्यूब एक तो हम नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे होंगे ना, ये तो हम क्लियर स्पैन टू क्लियर स्पैन, वन कॉलम टू वन का दूसरे कॉलम क्या रहे, उसके बाद हमें तीसरा कॉलम से ये नंबर हो जाते हैं, तो हम इसमें एयर इंटू विड्थ इंटू हाइट इंटू नंबर ले लेते हैं। जब हम नंबर ले लेते हैं तो जो हमारा लेंथ दी है, जैसे आप देख सकते हैं 250, विड्थ दी है 400 एंड द हाइट जो दी है हाइट दी है कॉलम की 300 है, ग्राउंड बीम की 300 है, कॉलम की थी हमारी 250 बाई 400 और ये बीम है ये है 250 बाई 300। 300 लेंगे, हाइट ले लेंगे 250, ये लेंगे हम क्लियर स्पैन, ये लेंगे हम 250 और ये हाइट लेंगे 300 इंटू नंबर F1 या F2 जितने भी हैं आप वो ले सकते हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड बीम कंक्रीट। उसके बाद जो हमारा काम रहता है वो रहता है ग्राउंड बीम शटरिंग का। ग्राउंड बीम शटरिंग, ग्राउंड बीम शटरिंग क्या करता है? ग्राउंड बीम शटरिंग का सबसे पहले तो आपको मेजरमेंट पता होना चाहिए। मेजरमेंट होता है मीटर स्क्वायर, तो एस्टिमेशन में जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप चेक करो, आपको सबसे पहले एस्टिमेशन में क्या आना चाहिए कि मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, रिंग मीटर है, नंबर है, मैन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लिए। तो देखिए इसमें जो होगा हमारा लेंथ है इनको विड्थ जो दी है विड्थ तो नंबर तो ले ही लेते हैं। अब ये जो होता है वही सम ऑफ ऑल साइड्स, तो कि हमारे जो शटरिंग लगाते हैं वो लगाते हैं सम ऑफ ऑल साइड, ये होता है सम ऑफ ऑल साइड इनटू विड्थ जो हमारा दिया है इनटू जो नंबर्स कितने दिए हैं वो हमारा शटरिंग बन जाती है। अब हम यहाँ तक आ गए, आप देख सकते हैं डायग्राम में वन लाइन ब्रिक वर्क हो गया, ग्राउंड बीम हो गया। ग्राउंड बीम के बाद जो होता है वो हमारा होता है ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम। आइए उसे समझते हैं। ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम जो होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो मीटर क्यूब होता है, क्योंकि ब्रिक का काम अगर ब्रिक का काम ज़्यादातर आप देख सकते हैं वो मीटर क्यूब में ही होता है। तो ये मीटर क्यूब होता है, इसके लिए हमें लेंथ लेनी पड़ती है, विड्थ लेनी पड़ती है, इनको हाइट लेनी पड़ती है। जैसे आप विड्थ जानते हैं, जो हमारे ग्राउंड बीम है उसके ऊपर जो चल रही दीवार तो हमारी विड्थ हो जाएगी,
और जो हमारी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी, क्योंकि हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। क्लियर स्पैन ये एल तो क्लियर स्पैन है, और जो हमारी जो हाइट है वो निकालनी पड़ती है। अब इसे इस हाइट को जो निकालना पड़ता है ये इसमें मेन होता है। इस हाइट को कैसे निकालते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एनजीएल लेवल से हमारा है 900, एनजीएल लेवल तक डीबीसी तक, तो हमें माइनस इसमें डीबीसी करना पड़ता है, क्योंकि डीबीसी तभी तो करनी पड़ती है, माइनस डीबीसी करना पड़ता है। उसके बाद हमें ग्राउंड बीम माइनस करना पड़ता है, उसके बाद हमें माइनस वन लाइन ब्रिक वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी हाइट नहीं पता हमें कितना चाहिए, तो इसलिए हम ये कर माइनस कर तो हमारी ब्रिक वर्क कहाँ तक हमें करना है ये आ जाता है। उसके बाद जो हमारा काम रहता है वो रहता है हमारा डीपीसी। डीपीसी की फुल फॉर्म होती है नाम डीपीसी में होती है डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स। इसका जो मेजरमेंट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, डीपीसी वैसे 50 mm की होती है, हम उस 50 mm को काउंट नहीं करते क्योंकि बहुत को पतला होता है, तो हम उसे एस्टिमेशन जो CPWD के नॉर्म्स हैं हम उसे नहीं लेते, तो हम उसे मीटर स्क्वायर में ले लेते हैं। वैसे तो 50 mm का होता है डीपीसी, 50 mm का होता है, लेकिन हम इसे नहीं लेते अपनी एस्टिमेशन का कॉस्टिंग में, क्योंकि जो CPWD के नॉर्म्स हैं उन्होंने लिखा है आप इसे ना लें, क्योंकि बहुत पतला सा डालते हैं, इसलिए मीटर स्क्वायर में होता है लेंथ इंटू विड्थ में डाल देते हैं। लेंथ जो होती है वो होती है हमारी क्लियर स्पैन, और जो विड्थ होती है, जो विड्थ बीम की चली आ रही है, क्योंकि उसी के ऊपर तो हमें लगाना है, जो बीम की आ रही है 250 वो ही हम ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जो हम लेते हैं वो लेते हैं बिटुमिन कोट लगाते हैं। बिटुमिन कोट होता है, बिटुमिन कोट इसके लिए जो मान लीजिए कुछ भरा रह जाता है उसके लिए सही करने के लिए, मान लीजिए जो खाली जगह है या वो है उसके लिए, जो हमारा 13 पार्ट है वो है बिटुमिन कोट। बिटुमिन कोट क्या होता है, बिटुमिन कोट का भी काम यही रहता है, ऐसे लेते हैं बिटुमिन कोट भी, बहुत पतला होता है तो उसे भी मीटर स्क्वायर में लेते हैं, लेंथ इंटू विड्थ ले लेते हैं, क्योंकि उसमें हाइट पे बहुत पतला से पेंट की तरह तो करना पड़ता है उस पर गरम, तो इसे भी हम मीटर स्क्वायर में ले लेते हैं। My name is Shamsad from Bihar. Qualified my Nagar University, Bodhgaya. आज हम लोग बात किया था सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, सब स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें वॉल एंड ब्रिक वर्क, आपको डीपीसी वॉल एंड ब्रिक वर्क तक बता दिया गया था, और इसमें डीपीसी 50 mm का है, इसमें मीटर स्क्वायर में होता है, और इसके बाद बिटुमिन आपको सिलवर्ड मीटर में होता है, सिलवर्ड मीटर में होता है। हम सब स्ट्रक्चर पार्ट तक कर चुके थे, और ये वन लाइन ब्रिक वर्क आपको सारा मंजिल बता चुके थे। इससे आगे जो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट है इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे करते हैं इसी वीडियो में, ये सब स्ट्रक्चर तक ये मैं बता चुका था आपको। उसके बाद वन लाइन ब्रिक वर्क सर आपने बताया था। इसके बाद जो आता है वो आता है डीपीसी 50 mm। जैसे मैं आपको डीपीसी इस वाले डीपीसी के बारे में बता चुका हूँ, ये डीपीसी भी 50 mm का होगा। ये लेंथ इंटू इसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर में, जैसे आप देख सकते हैं मीटर स्क्वायर में। डीपीसी इसकी भी शटरिंग लगती है, तो शटरिंग ये बहुत शटरिंग इसकी मीटर स्क्वायर में होती है, जो कंक्रीट निकालते हैं वो निकालते हैं मीटर क्यूब में। उसके बाद जो हमारा काम जो रहता है वो रहता है ब्रिक वर्क आपको सिल बैंड तक। सिल बैंड देते हैं हम विंडो के नीचे, जैसा आप देख सकते हैं ये है सिल बैंड हमारा, और यहाँ तक हमें ब्रिक वर्क निकालना पड़ेगा। जो ब्रिक वर्क का मेजरमेंट होता है वो होता है मीटर क्यूब में, सिल बैंड का मेजरमेंट जो होता है वो होता है मीटर क्यूब में, और जो इनकी शटरिंग में निकालते हैं, जो कंक्रीट पार्ट होता है उसकी शटरिंग निकालनी पड़ती है हमें। शटरिंग मीटर स्क्वायर में होती है, जो कंक्रीट होती है वो होती है मीटर क्यूब में। ये देखिए विंडो के जो इस पे सिल बैंड घेरना पड़ता है हमें। सिल बैंड का काम क्या रहता है, जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब हमारे जैसे एक ब्रिक पर आया हुआ है क्रैक कर सकते हैं, तो जो ये सिल बैंड होता है ये हमारा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है
समान मात्रा में यूनिफॉर्म लोड में, इसे कह सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है हमारा ब्रिक वर्क टू लिंटर बीम। लिंटर बीम होता है ये लिंटर बीम, जैसा आपने देखा होगा गेट के ऊपर तो विंडो के ऊपर एक ही लेवल का होता है, उसे बोलते हैं हम लिंटर बीम। लिंटर बीम कंक्रीट को मीटर क्यूब में निकालते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। लिंटर बीम कंक्रीट निकाल चुके होते हैं, उसके बाद जो निकालते हैं वो होता है शटरिंग, क्योंकि कंक्रीट का शटरिंग निकलेगा, बगैर शटरिंग की कंक्रीट थोड़ी ना हो जाएगी। तो हम जो शटरिंग निकालते हैं, शटरिंग निकालने के लिए वही मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारे यहाँ तक पहुँच जाता है विंडो और गेट का जो जहाँ खत्म हो रहा होता है, आपने देखा होगा एक ही लेवल होता है ज़्यादातर, तो उसके लिए हम गेट पे हैं। उसके बाद लिंटर बीम कंक्रीट और शटरिंग हो जाती है। उसके बाद हमें करना पड़ा ब्रिक वर्क टू स्लैब बीम तक। स्लैब जो होता है, स्लैब और स्लैब बीम हमारे एक साथ गिरते हैं, तो हमें वहाँ तक ब्रिक वर्क करना पड़ता है। जैसा आप देख सकते हैं ये हाइट ये 2100 mm है और ये 3 मीटर, ये 900 mm ये है। उसके बाद ये है 2100 mm, ये हमारा 3 मीटर तक होता है। ये 2100 है, ये 3 मीटर तक होता है ये हाइट। स्लैब हमारा 3 मीटर से डरता है, सब स्ट्रक्चर पार्ट की बात जिसे कह सकते हैं हम। स्लैब बीम जैसे मैंने आपको बताया, स्लैब बीम और स्लैब की शटरिंग एक ही साथ होती है और स्लैब की कंक्रीट अलग होती है, क्योंकि वो जो वैसा हम अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो डलता जो है वो एक साथ निकालता है, लेकिन निकालते हैं हम यहाँ अलग अलग हैं, क्योंकि स्लैब बीम कंक्रीट जो निकालते हैं वो मीटर स्क्वायर में, स्लैब शटरिंग जो मीटर स्क्वायर में, ऐसे ही हम स्लैब का निकालते हैं। फिर स्लैब का एरिया वाइज निकालते हैं। तो इसके बाद जो हमारा होता है वो डल जाता है स्लैब, ये हो जाता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर पार्ट। जैसा आप देखते हैं ये सब स्ट्रक्चर पार्ट, ये सुपर स्ट्रक्चर पार्ट, ये 3 मीटर पे डलता है यहाँ पे इससे। तो थैंक यू गाइस। हेलो इंजीनियर, मेरा नाम रवि भूषण हुआ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक बंगाल से किया है, बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। जनरली हम लोग को कॉलेज आवर में प्रैक्टिकल का उतना नॉलेज नहीं होता है, तो हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज लेने पड़ते हैं एज ए इंजीनियर। तो हम लोग जब आए मार्केट में आए तो देखें कि मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है, तो कंपटीशन को फेस करने के लिए हम लोग सोचे कि कुछ प्रैक्टिकल का मतलब कि गहराई नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को सिविल गुरुजी एक एडवर्टाइज देखने को मिला यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैंने सिविल गुरुजी को ज्वाइन किया। तो जब यहाँ पे आया तो हम लोग ने एक प्रोजेक्ट किया, एक सैनिक स्कूल का प्रोजेक्ट से हम लोग स्टडी किए और उसको प्रैक्टिकली देखे इन्वॉल्व होकर। तो उसमें जब हम लोग आए तो हम लोग को पहले प्रोसेस क्या है, हम लोग को मतलब एस्टिमेशन करने के लिए या कोई भी वर्क को फॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग किसी भी प्लॉट में जाएंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे अंडुलेशन होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड क्लीनिंग करते हैं। तो हम लोग को जो ड्राइंग मिला उसमें साइड क्लीनिंग करने के लिए, तो उसमें जो लेंथ था उसका 17.8 मीटर था, लेंथ इक्वल टू 17.8 मीटर, और इसका जो विड्थ था 12.5 मीटर ये था। तो हम लोग को जो CPWD का जो नॉर्म्स है वो कहता है कि जैसे भी हम लोग साइड क्लीनिंग करेंगे तो लेंथ भी 1 मीटर एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, 1 मीटर लेफ्ट साइड और 1 मीटर राइट साइड। वैसे ही विड्थ में भी 1 मीटर लेफ्ट साइड और 1 मीटर राइट साइड कर लेंगे। जैसे मैं लेफ्ट साइड 1 मीटर की है, फिर राइट साइड भी 1 मीटर, इसमें भी हम लोग विड्थ में 1 मीटर प्लस 1 मीटर करेंगे। जो आया जैसे में 17.8 +1 + 1 तो हो जाएगा 19.8 और ये हो जाएंगे 14.5 ये आएंगे लेंथ और विड्थ। तो कितने मीटर में हमको क्लीनिंग करने पड़ेंगे। और जो अब ये पूछेंगे कि डेप्थ कितने होंगे, तो डेप्थ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग को जो CPWD के अनुसार देखे हैं इसमें, तो उसमें जो हम लोग का डेप्थ लेना था 30 सेंटीमीटर लिए थे, डेप्थ लिए थे। तो हम लोग को अगर साइड क्लीनिंग का वो जो मेजरमेंट लेंगे वो होता है मीटर स्क्वायर में लेंथ इंटू विड्थ होता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे साइड क्लीनिंग करने के बाद हम लोग चलेंगे एक्सकवेशन पार्ट में।
एक्सकवेशन पार्ट होता क्या है? एक्सकवेशन पार्ट कहने का मतलब एक्सकवेशन पार्ट जो होते हैं वो एक्सकवेशन पार्ट जैसे हम लोग को गड्ढा करना पड़ता है, गड्ढा कर देंगे तो हम लोग कहीं कहीं पे गड्ढा कर देंगे, तो वैसे हम लोग को नहीं करना है। उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा सेंटर लाइन लेआउट करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, धागा लेते हैं और उसके बाद हम लोग को धागा से लाइनिंग कर लेते हैं कि हम लोग का फुटिंग कहाँ पे करना है, क्या उसका सेंटर होगा। उसके बाद जब हम लोग वो लाइनिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या एक्सकवेशन करेंगे। एक्सकवेशन जब करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो फुटिंग का जो साइज होता है, फुटिंग का जो साइज होगा उससे हम लोग को अगर डेप्थ मेरे को अगर 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है तो हम लोग को अगर लेंथ में ले रहे हैं तो 300 mm राइट साइड और 300 mm लेफ्ट साइड लेने पड़ेंगे, और विड्थ में भी सेम 300 लेफ्ट और 300 राइट लेने पड़ेंगे। तो हम लोग को अगर डेप्थ 1.5 मीटर से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए अलग नॉर्म्स है, तो लेकिन हम लोग को 1.5 तक ही डेप्थ लेने हैं। इसके लिए हम लोग को 300 लेफ्ट और 300 राइट लेंथ में भी और विड्थ में भी लेंगे। तो वो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम लोग का जो मोड ऑफ मेजरमेंट आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, मतलब क्यूबिक मीटर में आएगा। क्यूबिक मीटर कैसे, तो हम उसको एक फुटिंग के जरिए समझते हैं जिसमें ड्राइंग में दिया हुआ है। एक फुटिंग का जो साइज है, फुटिंग का साइज है F1 फुटिंग का साइज है 1.8, लेंथ है 1.8, विड्थ है इसका 1.8 ये है। और इसमें हम लोग को क्या कहता है एक्सलेशन में CPWD की, मतलब कि हम लोग को 300 mm लेफ्ट और 300 mm राइट लेंथ में भी और विड्थ में भी। तो हम लोग 0.3 प्लस 0.3 लेंगे लेंथ में, और इसमें भी 0.3 प्लस 0.3 लेंगे, दोनों में ले लेंगे। तो जो मेरा जो सम होगा वो लेंथ और विड्थ में जो सम आएगा, उसके बाद इसमें जो डेप्थ होंगे, जो उसके डेप्थ होंगे, डेप्थ लगभग जो ड्राइंग के अनुसार 1.5 है, तो हम लोग को लेंथ का जो सम आएगा 100 और विड्थ का सम आएगा 100 और डेप्थ, ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का मोड ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में मिल जाएगा। तो हम लोग फुटिंग का ऐसे निकाल लेंगे, फुटिंग का जैसे F1 फुटिंग का निकाल लेंगे, F2 फुटिंग का सेम निकाल लेंगे जो आएगा कैलकुलेशन करने पे। उसके बाद हम लोग को चलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को चलेंगे सैंड फिलिंग में। सैंड फिलिंग क्यों करते हैं? सैंड फिलिंग इसलिए करते हैं कि हम लोग एक जो जैसे में क्या होता है ना कि वाटर का ये सॉइल जैसे मिट्टी रहेगा उस पर कंक्रीट कर देंगे तो क्या होगा कि वाटर जो है ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो क्या बाद में वही जो है वो जो जब हम लोग प्लिंथ लेवल से ऊपर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऊपर पानी का फ्लो जो है धीरे धीरे सीपेज करके ऊपर वाल की तरफ चला जाता है, तो उससे मेरा पेंट प्लास्टर को भी वो डैमेज करता है। इसीलिए हम लोग जो है वो सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग अर्थ के उससे भी बचाने के लिए करते हैं। अर्थ के में वो क्या होता है कि एक हार्ड स्ट्रक्चर देता है, तो सैंड फिलिंग हम लोग करते हैं। जैसे तो सैंड फिलिंग जो लेंगे वो भी उसका जो लेंथ और विड्थ लेंगे वही जो साइड एक्सकवेशन में लिए थे वही लेंगे हम लोग, क्योंकि मान लीजिए कि F1 फुटिंग का दिया हुआ है लेंथ 1.8 प्लस 0.3 लेंगे प्लस 0.3, ये जो लेंथ आएंगे उसमें ये हो जाएंगे लेंथ, और विड्थ में भी लेंगे 1.5 1.8 प्लस 1.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3 लेंगे, तो एक विड्थ निकल जाएंगे, विड्थ दोनों हो जाएंगे। और इसका जो डेप्थ लेंगे हम लोग सैंड फिलिंग में 100 mm तक लेते हैं। 100 mm करने का मतलब इसको अगर मीटर में हम लोग लेंगे तो डेप्थ होगा 0.1 मीटर। तो हम लोग ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का ये निकल जाएगा सैंड फिलिंग का वो क्वांटिटी निकल जाएगा क्यूबिक मीटर पे। जब सैंड फिलिंग कर लेंगे हम लोग, अब बहुत जगह देखते हैं कि पीसीसी नहीं भी करते हैं लोग, लेकिन उससे नुकसान है, मेरे को हार्ड स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग को पीसीसी वर्क करना पड़ता है। पीसीसी वर्क करने में अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग एग्रीगेट का साइज क्या लेंगे,
सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है। तो हम लोग तो जनरली पीसीसी जब करेंगे तो हम लोग को 40 mm का वो एग्रीगेट का साइज लेना पड़ेगा हम लोग को पीसीसी वर्क में 40 mm का लेंगे। और पीसीसी का भी जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है क्यूबिक मीटर में होता है, जो इसका भी डेप्थ होता है 100 mm हम लोग लेके चलते हैं डेप्थ। और जो सैंड फिलिंग में लेंथ था और विड्थ था वही सेम इसमें होगा, केवल इस डेप्थ भी सेम होगा। तो जो सैंड फिलिंग में जो मोड ऑफ मेजरमेंट आया था पीसीसी में सेम मोड ऑफ मेजरमेंट आएगा। पीसीसी हो गया हम लोग को। उसके बाद हम लोग जब पीसीसी हो जाएगा तो हम लोग को चलना है कॉलम के फुटिंग में। तो कॉलम का फुटिंग करते समय हम लोग को ये देखना है कि पहले हम लोग को कॉलम का जब फुटिंग करेंगे तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा। कॉलम का फुटिंग जब इसमें आएंगे तो हम लोग को देखने का शेप जिसका जो मिला वो ट्रापेजॉइडल शेप में मिला। ट्रापेजॉइडल शेप में मिला तो नीचे का शेप कुछ अलग था, ऊपर में कुछ अलग था। तो हम लोग को देखे कि अरे यहाँ पे तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए इसका जो फार्मूला है, जैसे नीचे से जो ये फुटिंग देखने को लगता है वो रेक्टेंगल में लगता है और ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं उसका और जो इसमें दो शेप देखने को मिलता है, एक ट्रापेजॉइडल शेप ये वाले जो हैं ट्रापेजॉइडल शेप ये वाले, और दूसरा रेक्टेंगल मिलते हैं। तो जो रेक्टेंगल होंगे इसका ये लेंथ हो जाएंगे, विड्थ हो जाएंगे, और इसका जो हाइट है हम लोग इसमें ड्राइंग में देखेंगे एज पर ड्राइंग तो 250 था, 250 mm। तो इसको जब ये हम लोग को मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मीटर में लेना पड़ेगा। तो इसको जब मीटर में, जैसे हम लोग निकालेंगे रेक्टेंगल पार्ट, रेक्टेंगुलर पार्ट, तो रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू इसका जो डेप्थ होगा हाइट, वो ले लेंगे। विड्थ को बी भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। और इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होगा मीटर क्यूब, मतलब क्यूबिक मीटर में होगा। तो हम लोग को लेंथ जो है इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को एक्स्ट्रा इसीलिए लिए थे कि ताकि शटरिंग लगाने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो, शटरिंग लगाने में, रेनफोर्समेंट कवर करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो लेंथ जो हो जाएगा मेरे को 1.8 गुने विड्थ भी हो जाएगा 1.8 गुने हाइट हो जाएगा 0.25, ये हो जाएंगे डेप्थ, मतलब हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, ये हो जाएंगे रेक्टेंगल पार्ट के। इसको जो कैलकुलेशन करेंगे, इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी मेजरमेंट आएंगे, जैसे XYZ क्यूबिक मीटर है, मीटर क्यूब है। उसके बाद जब ये वाले पार्ट का तो हम कर लिए, अब बच गया ये वाले ट्रापेजॉइडल, रेक्टेंगल का कर लिए, ट्रापेजॉइडल बच गया। तो इसके लिए भी कुछ फार्मूले हैं, तो वो फार्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे। अब ट्रापेजॉइडल, ट्रापेजॉइडल पार्ट, इसका जो फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि F1 फुटिंग में से ड्राइंग के अनुसार 16 F1 फुटिंग है, तो फार्मूला होता है नंबर्स ऑफ फुटिंग इनटू D/3। उसके बाद ये होते हैं फार्मूला A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। उसके बाद हो जाएंगे रूट अंडर A1 इंटू
A2 ये फार्मूला होते हैं। तो इसका जो हम लोग को मोड ऑफ मेजरमेंट होगा वो क्यूबिक मीटर में होगा, मतलब CUM बोलिए या मीटर क्यूब बोलिए, दोनों चलेगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग को नंबर्स ऑफ फुटिंग F1 कितने हैं ड्राइंग के अनुसार देखेंगे, इसमें 16 है। 16 इंटू F हो जाएंगे इसके ट्रेपेजॉइडल पार्ट के 150 mm है। 150 mm को जो हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू A1। अब A1 क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो A1 कुछ नहीं है, A1 जो होगा और A1 इसका जो यहाँ से देखने में स्ट्रिक लग रहा होता है रेक्टेंगल टाइप के, तो A1 हो जाएगा 1.8 एरिया निकाले। A1 करने का तो एरिया जो ये हो जाएगा रेक्टेंगल का 1.8 इंटू 1.8 और प्लस A2 क्या है। अब A2 में भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो A2 जो है वो ए वाले जो सेक्शन बन रहे हैं, तो इसमें जो कॉलम का साइज दिया था 250 इंटू 400, तो इसमें क्या होता है ना कि जो हम लोग को 100 mm एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक 400 था, 100 mm इधर एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ तक 100 mm इधर और इधर भी 100 mm एक्स्ट्रा इधर, तो ये हो जाएंगे 4 2 600 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे इसमें भी 200 ऐड कर देंगे 100 तो ये हो जाएंगे 450। तो हम लोग को जो ट्रेपेजॉइडल का टॉप पोर्शन का जो इसका जो लेंथ और विड्थ मिलेगा, लेंथ मिलेगा 600 mm और विड्थ मिलेगा 450, मतलब 450 mm ये हो जाएंगे। तो हम लोग को फिर यहाँ पे यही कंसेप्ट लगा देना है, लेंथ इंटू विड्थ। ये तो रेक्टेंगल का हो गया ये वाले नीचे वाले का, अब ऊपर वाले को तो लगाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे 0.6 गुने 0.45, ये हो जाएंगे A2 यहाँ से यहाँ तक। ये A1 हो गए, A1 A2। अब चलिए हम लोग को काम करना है रूट अंडर के अंदर वाले में काम। तो रूट अंडर में सेम यही लगेगा, केवल रूट के अंदर चले जाएंगे 1.8 इंटू 1.8 और ये हो जाएंगे 0.6 इंटू 0.45। जो आएंगे आंसर हो जाएंगे ट्रेपेजॉइडल पार्ट का। तो अब दोनों का अलग अलग निकला तो हम लोग को सम निकालना पड़ेगा, सम। तो रेक्टेंगल पार्ट प्लस ट्रेपेजॉइडल पार्ट, ये रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइडल दोनों को जो ऐड कर देंगे तो मेरा वो निकल जाएगा, मीटर क्यूब में निकल जाएगा मोड ऑफ मेजरमेंट फुटिंग का। जब हम लोग फुटिंग कर लेंगे तो जब फुटिंग कर लेंगे हम लोग को, तो जब फुटिंग हो जाएगा तो हम लोग को करना पड़ेगा पेडेस्टल कॉलम। तो पेडेस्टल कॉलम करने के लिए हम लोग को कहाँ तक जाना पड़ेगा, एनजीएल तक जाना पड़ेगा। तो पेडेस्टल कॉलम करने के लिए हम लोग को क्या क्या माइनस करना पड़ेगा उसके हाइट में, वो हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग जो माइनस करेंगे वो नीचे वाले जो करेंगे 100 mm सैंड फिलिंग 100 mm PCC और 100 mm सैंड फिलिंग। उसके बाद जो मेरा ट्रेपेजॉइडल का वो फुटिंग का जो हाइट होगा उसको माइनस करेंगे। उसके बाद बाकी जो शेष पोर्शन एनजीएल 1.5 मीटर से जो बचता है यहाँ से यहाँ तक 1.5 में से जो शेष बचेगा वो हम लोग को जो माइनस करते हैं तो आता है F1 फुटिंग के केस में 900 mm और F2 फुटिंग के केस में आता है 1000 mm। ये हाइट आते हैं तो हम लोग को एक एनजीएल लेवल मिल जाता है, एक लेवल मिल जाता है। एक लेवल तो पूछिए कि दोनों कॉलम का हाइट डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो डिफरेंस आने का सबसे बड़ा कारण है कि
इसमें जो है F1 फुटिंग और F2 फुटिंग का जो हम लोग उसका जो ट्रेपेजॉइडल और रेक्टेंगल पार्ट किए थे तो उसका जो है डेप्थ अलग अलग था। इसके लेकर वेरिएशन आया तो हम लोग उसको जो कॉलम के हाइट से उसको मेंटेन करेंगे तो एक लेवल में आ जाएंगे। तो जैसे इसमें 1 मीटर करने पड़ेंगे F2 वाले में हाइट और F1 वाले में 0.9 मीटर, तो ये हाइट हो जाएंगे। तो हम लोग को ट्रेपेजॉइडल हो ही गया। अब हम लोग को ये पेडेस्टल कॉलम चल रहा है, तो पेडेस्टल कॉलम में कंक्रीट कैसे निकालेंगे? कॉलम कंक्रीट कॉलम कंक्रीट निकालने के लिए होता है वो लेंथ, इसका जो कॉलम का साइज लेंगे, कॉलम का साइज लेंगे। तो कॉलम का साइज क्या है? तो 250 400 इंटू 250 और हाइट हो जाएंगे ये के 900 mm होंगे, 900 mm। तो हम लोग के टोटल यूनिट कन्वर्जन से हम लोग को इसको मीटर में चेंज कर लेना है। तो 0.4 इंटू 0.25 गुने 0.9 ये कर लेंगे इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम 16 है तो 16 F1 के लिए जो आएंगे वो मेरे को हो जाएंगे क्यूबिक मीटर में, या मीटर क्यूब में हो जाएंगे मोड ऑफ मेजरमेंट। और जब F1 को निकालेंगे सेम F2 के लिए भी वही होगा। F2 के लिए 8 फुटिंग है, 8 इंटू 0.4 इंटू 0.25 इंटू इसके लिए, लेकिन हाइट क्या होगा? डिफरेंस हो जाएंगे, 1 मीटर हाइट हो जाएंगे इंटू 1। तो जो मेजरमेंट आएंगे वो हो जाएंगे मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ये दोनों चलेंगे। या मीटर M लिख के पावर 3 लिख दीजिए या CUM लिख दीजिए, ये भी चलेगा। तो जब हम लोग कंक्रीट का काम कर लेंगे तो शटरिंग भी तो चाहिए। तो शटरिंग निकालने के लिए जो फार्मूला होता है कॉलम शटरिंग निकालने के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। जैसे नंबर्स ऑफ कॉलम मान लीजिए कि 16 इंटू सम ऑफ ऑल साइड, तो 0.4 प्लस 0.25 प्लस 0.4 प्लस 0.25 ये हो जाएंगे, चारों साइड हो जाएंगे उसके, इंटू हाइट कर देंगे। तो हाइट कितने हो जाएंगे? F1 के लिए 0.9 और F2 के केस में चलेंगे तो 8 नंबर्स ऑफ कॉलम पेडेस्टल कॉलम, और इसके भी वो जो साइज होंगे सेम होंगे 0.4 प्लस 0.25 प्लस 0.4 प्लस 0.25 इंटू इसका जो हाइट होगा 1 मीटर हो जाएगा। तो दोनों का जो मोड ऑफ मेजरमेंट आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। मीटर क्यूब नहीं, मीटर स्क्वायर में आएंगे, मीटर स्क्वायर में आएंगे। तो हम लोग को पेडेस्टल कॉलम का शटरिंग निकाल लिए और हम लोग को एक चीज छूट गया। जो हम लोग फुटिंग करेंगे तो फुटिंग में हम लोग को ट्रेपेजॉइडल पार्ट का शटरिंग नहीं निकालना पड़ता, हम लोग केवल रेक्टेंगल पार्ट का ही शटरिंग निकालना पड़ता है। तो रेक्टेंगल पार्ट में जैसे F1 फुटिंग के लिए निकालेंगे तो 1.8 लेंथ हो जाएंगे इंटू उसके जो डेप्थ है। तो डेप्थ कहाँ से लेंगे? आप लोग ड्राइंग से लेंगे तो डेप्थ है 0.25, तो ये हो जाएंगे वो उसके लिए मीटर स्क्वायर में हो जाएंगे। तो इसमें हमको केवल गुना कर देना है जितने नंबर ऑफ फुटिंग होंगे उससे। हम लोग को ट्रेपेजॉइडल पार्ट का नहीं निकालना है, रेक्टेंगल पार्ट का ही निकालना है। तो हम लोग ट्रेपेजॉइडल पेडेस्टल कॉलम हो गया। हम लोग का बैक फिलिंग, तो बैक फिलिंग निकालने के लिए तो जितना भी हम लोग को मेजरमेंट आया, जैसे PCC का आया, सैंड फिलिंग का आया और रेक्टेंगल फुटिंग का आया और रेक्टेंगल प्लस ट्रेपेजॉइडल जो मोड ऑफ मेजरमेंट मिला क्यूबिक मीटर में, सबको हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे जो सम ऑफ टोटल जब जोड़ के आएगा उसमें से, तो हम लोग को बैक फिलिंग मिल जाएगी। तो बैक फिलिंग करते समय हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग आते हैं कि एक बार पूरा भर दिए हो गया, नहीं, उससे क्या होता है कि बाद में जो है वो उसमें कंपैक्शन सही से नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग को
mm थिकनेस ले लेके हम लोग को उसमें फिलिंग करना है। 200 mm जब लेके फिलिंग करेंगे तो उसमें जो मेरा कंपैक्शन होगा, बेटर कंपैक्शन होगा। और मान लीजिए कि हम लोग अगर डायरेक्ट कर देंगे तो 30% क्या होता है कि बाद में वो रिड्यूस हो जाता है, 30% रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हम लोग को जब 200 mm करके चलेंगे तो उस टाइम जो 30% वाला जो खेल हो रहा है वो खेल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ तक चले आए। उसके बाद हम लोग बैक फिलिंग कर लिए। जब बैक फिलिंग करने का मतलब कि हम लोग मिट्टी डालना, उसको ड्रेसिंग करना, मतलब कि जब स्ट्रक्चर तैयार करते उसको ढांचा को साइड से तो उसको लेयर देना पड़ेगा ना, सैंड दे या मिट्टी दे, या मिट्टी को हम लोग सॉइल भी बोलते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग एनजीएल पे आ गए। एनजीएल के बाद चलेंगे हम लोग प्लिंथ लेवल तक चलेंगे। तो प्लिंथ लेवल तक जाने के लिए हम लोग को 900 mm तक जाना पड़ता है प्लिंथ लेवल एनजीएल से। ये है एनजीएल, नेचुरल ग्राउंड लेवल जिसको बोला जाता है। और यहाँ आ जाएगा प्लिंथ लेवल, पीएल जिसको बोलते हैं, पीएल जिसको बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को पहले करना पड़ता है वन लाइन ब्रिक वर्क। हम चाहते तो बिना वन लाइन ब्रिक वर्क के भी काम कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि सॉइल के जब कॉन्टेक्ट में कंक्रीट आएंगे तो उसका स्ट्रेंथ जो है वीक हो जाएगा। स्ट्रेंथ जब वीक हो जाएगा, जब बेस ही मेरा कमज़ोर होगा तो फिर ऊपर का पार्ट का क्या होगा। इसीलिए हम लोग को जितना बेस स्ट्रॉन्ग देंगे उतना स्ट्रक्चर वो उस पर चाहेंगे तो जब फ्यूचर उस पर हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो हम लोग को पहले एनजीएल तो हम लोग पूरा एनजीएल तक चले आए, वहाँ तक बैक फिलिंग तक। उसके बाद जब प्लिंथ लेवल तक आएंगे तो हम लोग को वन लाइन ब्रिक वर्क करना पड़ता है। वन लाइन ब्रिक वर्क, तो ब्रिक का साइज क्या होता है, तो ब्रिक का साइज, जैसे ब्रिक का साइज हम लोग लेंगे 200 विड्थ वाले लेंगे, 200 में लेंगे। तो हम लोग मान लीजिए कि हम लोग को अगर ब्रिक का जो डेप्थ होता है 100 mm होता है, 100 mm लेंथ 200